हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 यानी 1 to 5 और 6 to 8 के लिए टैग वर्ड बताने जा रहा हूं, जिसको देखने के बाद जो पेडागोजी से 90 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लगभग 90 प्रश्न जो आते हैं पेडागोजी का जो आता है, उसको आप क्वेश्चंस को पढ़े बिना, क्वेश्चंस को देखे बिना अगर इस टैग वर्ड को दिमाग में रखते हैं तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। आज जब हम लोग निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स को देखेंगे, जब हम लोग निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स को जान जाएंगे तो मेरा सीटेट में 90 मार्क्स का पेडागोजी जो आता है वो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। यानी आपको निगेटिव वर्ड्स और पॉजिटिव वर्ड्स जो मैं बता रहा हूं उसको आप अगर जहन में रखते हैं, अपने माइंड में रखते हैं, एग्जाम देते समय तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव वर्ड्स को देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर में पॉजिटिव वर्ड मेरा क्या क्या हो सकता है, यानी पॉजिटिव वर्ड क्या आए ऑप्शन में जो मैं उसको टिक करूं। तो पॉजिटिव वर्ड्स को देखते हैं, इसको एक्सप्लेन से समझेंगे। ये वर्ड जो छोटे लिखे हुए हैं उसको हम लोग पूरा विस्तार से समझेंगे कि इस वर्ड का कैसे ऑप्शंस में आएगा, किस प्रकार से आएगा, जो हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो पॉजिटिव वर्ड्स में देखते हैं, पहला है अवसर। क्या पहला? अवसर। अवसर को ही एक्सप्लेन करते हैं पहले। अवसर का मतलब होता है मौका। अवसर का मतलब क्या होता है? किसी भी स्टूडेंट्स को, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप टीचर बन के एग्जाम देना, आपको क्या बन के एग्जाम देना है? टीचर बन के। तो टीचर बन के किसके लिए एग्जाम देना हम लोग? स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट की प्रगति के लिए, स्टूडेंट की उन्नति के लिए, स्टूडेंट अच्छा से अच्छा कैसे सीखे, बेहतर कैसे करे, इस चीज के लिए जब हम लोग एग्जाम देते हैं तो अवसर का मतलब हुआ किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट्स को मौका देना। जैसे एक क्वेश्चन अगर आया किस प्रकार का समझते हैं कि एक वर्ग 1 to 5 के शिक्षक या शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन में रहेगा अपने विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए, अपने विद्यार्थियों अपने दूसरे बी में रहेगा अपने विद्यार्थियों को परिभाषाओं पर रटने पर जोर देना चाहिए। तीसरा में रहेगा अपने स्टूडेंट्स को केवल पुस्तक को पढ़ने के लिए अनुमति देना चाहिए। और चौथा यानी डी में रहेगा बच्चे को अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। तो आप किसको टिक करेंगे? अवसर वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि याद रखेंगे हम लोगों ने जब पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स को जान जाते हैं कि पॉजिटिव वर्ड्स क्या होता है और निगेटिव वर्ड्स क्या होता है, तो मेरा आसानी से बन जाएगा। यानी अवसर शब्द, अवसर वर्ड आपको जहां कहीं भी देखने को मिले, अवसर हमको जहां कहीं भी देखने को मिले जिस भी ऑप्शन में, तो उसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। ये याद रखेंगे कि मेरा क्वेश्चन क्या है, निगेटिव में है या पॉजिटिव में। यानी एक वर्ग 1 to 5 के शिक्षक या शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों के साथ क्या नहीं करना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो निगेटिव क्वेश्चन होगा, तो हम लोग को निगेटिव आंसर मानना होगा। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन रहेगा तो पॉजिटिव मानना पड़ेगा। तो याद रखेंगे चारों ऑप्शन को जब हम लोग पढ़ते हैं, चार में 3 एक टाइप का मिलेगा। निगेटिव रहेगा तो 3 निगेटिव रहेगा, 1 पॉजिटिव रहेगा। और अगर पॉजिटिव 3 रहेगा, 1 निगेटिव रहेगा, तो निगेटिव वाला क्वेश्चन होगा, तो निगेटिव आंसर मानना है। तो पहला समझ गए कि अवसर का मतलब होता है किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी स्टूडेंट को अधिक से अधिक मौका देना होता है। अब दूसरा देखते हैं, वास्तविक जीवन से जोड़ना। वास्तविक जीवन मतलब हुआ कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस। क्या हुआ? रियल लाइफ। जैसे बच्चे की घर की भाषा को, उसको महत्व हम लोग को इसलिए देना चाहिए कि बच्चा अपनी अगर हिंदी नहीं बोल पाता, इंग्लिश नहीं बोल पाता है, जब वो अपनी घर की भाषा में किसी चीज को अगर वो विस्तारित रूप से एक्सप्लेनेशन देता है तो वो अच्छी बात है। इसको आप लोग ये नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग याद रखेंगे कि वास्तविक जीवन से उसको रिलेट करेंगे। यानी कोई एग्जाम्पल भी देंगे, जब क्लास लेंगे आप तो कोई बच्चे को अगर कुछ एग्जाम्पल भी देते हैं तो रियल लाइफ एग्जाम्पल देंगे कि हाँ भाई, तुम्हारे 4 स्टूडेंट तुम लोग हो, 8 स्टूडेंट तुम लोग हो, तो सबके घर में किस किस प्रकार का भोजन बनता है, एक टिफिन में लेके आना है। तब उसमें आप उसको डिफरेंस बताएंगे कि देखो हमारा इंडिया में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के भोजन करते हैं। तो उससे क्या होगा, बच्चे को रियल लाइफ एग्जाम्पल जब मिल जाता है तो रियल लाइफ से वो ज्यादा सीखेगा।
तो याद रखेंगे, पहला अवसर हो गया, दूसरा वास्तविक जीवन से हम लोग को रिलेट करना है, किसी भी एग्जाम्पल को देना है तो उसको वास्तविक जीवन से रिलेट करके देंगे तो मेरा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, उसमें ज्यादा सीखेगा, माइंड में माइंड उसका सही रूप से डेवलप करेगा। अब दूसरा है कि दैनिक जीवन से भी जोड़ेंगे, यानी सुबह से शाम तक जितनी भी प्रक्रिया, जितनी भी क्रिया करते हैं हम लोग, सबको अगर एक साथ जोड़ते हैं, बच्चों को बताते हैं कि दैनिक जीवन में हम लोगों को क्या करना चाहिए, वो बच्चा रियल उसका सुनते हैं कि वो सुबह से शाम तक क्या किया। तो दैनिक जीवन से जब किसी चीज को हम लोग जोड़ते हैं, रिलेट करते हैं, तो आसानी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी बच्चे के लिए वो पॉजिटिव वर्ड होता है। संवेग, इमोशन, यानी बच्चे के इमोशंस की कदर करना चाहिए। बच्चा अगर कुछ बोल रहा है तो उसको महत्व देना होगा, उसको हतोत्साहित बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चा अगर कुछ बोल रहा है तो उसको बिल्कुल सुनेंगे हम लोग, ताकि वो अपनी हिम्मत होगा उसको कि कुछ सर बहुत अच्छे है, कुछ भी बोलते हैं तो डांटते नहीं है, बिल्कुल भी वो सुनते हैं। तो जब आप उसकी संवेग की कदर करेंगे तो वो भी मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब है कि करके सीखना। करके सीखना का मतलब हुआ कि खुद से करना, यानी बच्चे को जब आप कुछ करने के लिए देते हैं, खुद से करता है तो ज्यादा बेहतर होता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ बोर्ड में पढ़ा देते हैं कि कमल का फूल, आप खुद से बना दिए कि कमल का फूल ऐसे बनता है, लेकिन बच्चा जब अपने से नहीं बनाता है तो देख तो लेता है कि ऐसे ऐसे बनता है, लेकिन जब वो खुद से बनाने स्टार्ट करता है तो नहीं बन पाता है। इसका ये रीजन होता है कि वो खुद से नहीं करता है। जब आप उसको खुद से एक बार, दो बार, तीन बार करवाते हैं तो वो परफेक्ट होता है। इसलिए हम लोग को याद रखना है कि बच्चों को खुद से करने, यानी करके सीखने पर ही बल देना है, करके सीखने पर ही बल देना है। बच्चों को खुद से करने के लिए ही बोलना है, यानी हस्तपरक अनुभव, यानी खुद का एक्सपीरियंस होना चाहिए, खुद का अनुभव होना चाहिए कि वो किसी भी चीज का निर्माण, किसी भी चीज को किस प्रकार से बना सकता है, किस प्रकार से बना सकता है। अब आते हैं चर्चा पे, यानी चर्चा पे जब आते हैं तो ये याद रखेंगे, जब भी क्लास में डिबेट हो, क्लास में जब भी डिबेट हो तो सभी बच्चे को सक्रिय होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप टीम ए बना दिए, टीम बी बना दिए, अब टीम ए में मात्र 2 बच्चे बोलते हैं, टीम बी में मात्र 3 बच्चे बोलते हैं, तो इस जितना सारा बच्चा जो हुआ वो क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया। जब निष्क्रिय हो जाता है तो आप उसको एक्टिव में लाना है। किस में लाना है, एक्टिव में लाना है। हमेशा याद रखेंगे, सक्रिय रूप से सभी बच्चों का भागीदारी होना अनिवार्य होता है। क्यों, क्योंकि जब सभी बच्चे खुद से बोलेंगे कुछ भी बोलेंगे तो वो क्या होगा कि उसको सीखने का मौका मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ सुनना अच्छी बात नहीं, यानी चर्चा में सभी स्टूडेंट्स को हम लोगों को भाग दिलवाना है, भाग करवाना है, भाग उसमें शामिल करवाना है। तो हम लोग जब भी परिचर्चा, चर्चा की बात करते हैं, सभी विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से भाग लेने की बात करते हैं, तो हमारा वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। याद रखेंगे, जब भी परिचर्चा में भाग लेने की बात हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। उसका सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव, एक्टिव होना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स को हम लोगों को एक्टिव रखना है। ये मेरा बताने का मतलब ये रहा कि आप जब टीचिंग से एग्जाम देते हैं, टीचिंग वाला एग्जाम देते हैं, तो आप टीचर होते हैं, यानी एग्जाम देते टाइम भी आप टीचर हैं। क्यों, क्योंकि आप टीचर बनने के लिए एग्जाम देते हैं तो ऑलरेडी आप मानते हैं कि टीचर हैं। क्यों, उस लेवल तक आप पहुंचे, डीएड किए हुए थे, बीएड किए हुए थे, यानी ट्रेनिंग किए हुए होते हैं, तो आप एग्जाम देते हैं तो आपको टीचर सोच के एग्जाम देना है। तो आपको सभी बच्चों को हमेशा एक्टिव रखना है, सक्रिय रखना है। सभी बच्चों की कॉपी को देखना है, कौन क्या कर रहा है इसको भी देखना है कि कोई बच्चा मेरा पीछे तो नहीं रह रहा है। लास्ट बेंच में जो बच्चा बैठता है उसको भी आपको एक्टिव रखना है, यानी सक्रिय मेरा क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। खोजना आता है पॉजिटिव में, किसी भी चीज को खोजने के लिए बोलना है। यानी बच्चे को हम लोग को ये नहीं पढ़ाना सिर्फ कि भारत में जैसे 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये नहीं बोलना है कि 28 राज्यों में से आप 10 राज्य का नाम लिख के लाए। अगर आप ये बोलते हैं तो वो सोचता नहीं है, 28 में 10 ऑटोमेटिक सबको आता है, लगभग लिख के लेके आ जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को जब हम लोग थोड़ा सा घुमा देते हैं, बच्चे को जब बोलते हैं कि उत्तरी 10 उत्तरी राज्यों के नाम और 5 पूर्वी राज्यों के नाम और 3 पश्चिमी राज्यों के नाम आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे, तो वो क्या होता है कि उसको दिमाग खोजने लगता है कि उत्तर में कौन सा राज्य है, पश्चिम में कौन सा राज्य है, पूरब में कौन सा राज्य है, दक्षिण में कौन सा राज्य है। और जब उसकी चौहद्दी को जान जाएगा
भारत के मानचित्र को दिमाग में लेके आएगा, तो क्या होगा, वो खुद से जब खोजेगा उसका माइंड ज्यादा डेवलप करेगा। याद रहेगी बात, खोजना, सक्रिय, परिचर्चा, चर्चा, हस्तपरक अनुभव, करके सीखना, संवेग, इस तरह से फिर से बताएंगे। यानी बहुभाषिकता पे आते हैं। बहुभाषिकता समझने की बहुत ही जरूरत है। हमारा देश भारत अनेक भाषाएं बोली जाती है। आप उत्तरी राज्यों में जाएंगे तो अलग, दक्षिणी राज्यों में जाएंगे तो अलग, पूर्वी राज्यों में जाएंगे तो अलग, यानी सबका अपना अपना एक भाषा है। तो बहुभाषिकता सीटेट इसलिए महत्व दिया जाता है सीटेट में, और रियल लाइफ में भी महत्व देना ही होता है, क्योंकि एक स्कूल में जरूरी नहीं है कि एक ही समाज के बच्चे हो। एक स्कूल में अदर मान के चलिए कि कोई बिहार से है, कोई बंगाल से है, अगर वो पढ़ रहा है, तो आप अगर बहुभाषिकता को महत्व नहीं देंगे तो क्या होगा कि बिहार के बच्चों को अगर ज्यादा महत्व देंगे, बंगाली भाषा को आप महत्व नहीं देंगे, तो होगा क्या कि बंगाल के बच्चे सही रूप से किसी भी चीज को नहीं सीख सकते हैं। तो हम लोगों को बहुभाषिकता को महत्व इसलिए देना होता है कि जो भी जिस भाषा में बोलना चाहे उसको बिल्कुल फ्रीडम है, आजादी है, वो बिल्कुल बोल सकता है। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना होगा कि टाइम टाइम के हिसाब से उसको बताना है कि ये भाषा तो ठीक है, ये भाषा में कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको हिंदी भी सीखनी है, इंग्लिश भी सीखनी है, उर्दू भी सीखनी है। यानी आपको सभी भाषाओं को महत्व देना है। जो जिस भाषा में बात करे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई हिंदी बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई सुरजापुरी बोलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको धीरे धीरे हमको सिखाना है कि आपको अंग्रेजी सीखनी है, हिंदी सीखनी है, उर्दू सीखनी है। तो बहुभाषिकता को हम लोग हमेशा महत्व देंगे। याद रहेगा, क्लास में जब भी बहुभाषिकता की बात हो, क्लास में जब भी बहुभाषिकता की बात हो, तो हम लोग उसको पॉजिटिव वर्ड मानेंगे। बहुभाषिकता हमारे लिए अच्छी बात है। लोकतांत्रिक का मतलब होता है फ्रीडम वाला, यानी बच्चे को खुली आजादी रहेगी कि कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हो। जब मैं क्लास ले रहा हूं तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि सर क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, इतने बच्चे हैं, मैं कुछ अगर पूछूं तो मुझे शर्म आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको ऐसा फ्री रखना, बच्चे को लगना चाहिए कि आप उसका फ्रेंड हो, लगना चाहिए कि आप उसका फ्रेंड हो। यानी एक बच्चे और टीचर में फ्रेंडली बिहेव होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो मेरा बॉस है, वो मेरा नौकर है, कुछ भी पूछने में डर लगता है, तो ये क्या हो जाएगा, बच्चा सही रूप से नहीं सीख सकता है। इसलिए जितना फ्रेंडली होइएगा वो बच्चा आसानी से सीख सकेगा। यानी कुछ भी जब उसके दिमाग में डाउट आएगा तो वो डायरेक्ट पूछ सकता है, सर मुझे ये समझ में नहीं आया, आप इसको दोबारा बता दीजिए। तो यानी हम लोगों को याद रखना है, बच्चों को हमेशा लोकतांत्रिक माहौल पे ही रखना है, फ्री वाले माहौल पे ही रखना है, उसको डराना धमकाना नहीं है। आते प्रोत्साहित, वाह क्या वर्ड है, प्रोत्साहित। हमेशा याद रखेंगे, प्रोत्साहित जो होता है पॉजिटिव वर्ड होता है। प्रोत्साहित का मतलब होता है हौसला देना। क्या होता है, हौसला देना। यानी बच्चों को हमेशा हमको बोलना है तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। अगर जब ये बोल देते हैं तो वो भी सोचता है कि सर बोल दिए हैं कि ये कर सकते हो तो हम कर सकते हैं। आप जब इसको पहले ही बोल देंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा कि वो बच्चा पहले ही से होपलेस हो जाएगा कि अरे सर ही बोल रहे हैं कि नहीं होगा, इसका मतलब कि नहीं हो पाएगा। लेकिन हमको हमेशा बच्चों को कहना है कि तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये तो सब कर सकता है आदमी, तुम तो इंटेलिजेंट हो। हमेशा उसको प्रोत्साहित करना है, ये नहीं बोलना है कि यार तुम भद्दा हो, यार तुमसे नहीं हो पाएगा। जब इस तरह की बात आप करते हैं तो वो क्या हो जाता है कि उसका हौसला पस्त हो जाता है। तो हम लोग को याद रखना है, प्रोत्साहित जो होता है हमारा पॉजिटिव वर्ड होता है। अब आते हैं अनुकूल माहौल, यानी आप उसको उसके रूप का माहौल देंगे। यानी ऐसा नहीं है कि उसको आप बदमाशों के ग्रुप में डाल देंगे, ऐसा नहीं करना है। अनुकूल माहौल, स्कूल में अनुकूल माहौल का मतलब हुआ कि वो अगर जिसके साथ कंफर्टेबल है उसके साथ उसको बैठने दिया जाए, उसके साथ उसको बात करने के लिए दिया जाए, उसके साथ उसको खेलने दिया जाए। आप ये नहीं होना चाहिए कि तुम उसके साथ नहीं जा सकते हो, उसके साथ ये नहीं, बॉन्ड नहीं करना उसको उसी के रूप का माहौल। अनुकूल का मतलब उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी खुशी जैसी है उसको उसी हिसाब से उसको माहौल दीजिए आप, वो ज्यादा सीखेगा। उसके बाद लास्ट में आते हैं बाल केंद्रित, यानी लास्ट वर्ड जो मेरा है बाल केंद्रित, यानी बच्चे को केंद्र में रखना है। क्या रखना है, सेंटर पॉइंट पे हमेशा हम लोग को बच्चे को ही रखना है। कुछ भी करते हैं बच्चे के लिए करते हैं, कुछ भी करते हैं बच्चे के लिए करते हैं। बच्चा हमारा अच्छा सीखेगा तो मेरे लिए भी अच्छी बात है। तो हमेशा कुछ भी करेंगे बच्चे के अनुसार। यानी बच्चा अगर कहेगा कि सर अभी मुझे मैथमेटिक्स पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है, मेरा दिमाग मैथमेटिक्स में नहीं चल रहा है, तो आपको करना क्या है
कि आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, आपको सोशल में लेके आना पड़ेगा, साइंस में लेके आना पड़ेगा, हिंदी में, यानी उसको जैसी इच्छा है, अगर वो कहे कि हमको अभी मैथ नहीं पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, तो आपको हिंदी पढ़ाना होगा। यानी बाल केंद्रित जो वर्ड है, बच्चे को केंद्र में रखना है, बच्चे को इच्छा, उसकी इच्छा जैसी है उस हिसाब से भी चलना है। ताकि होता क्या है कि हर टाइम में आदमी का एक जैसा माइंड होता नहीं है, कभी अगर उसको मैथ नहीं दिल करता है तो जरूरी नहीं कि उसको धोप के मैथ ही पढ़ाना है। आप अगर ऐसा करते हैं वो निगेटिव मानते हैं। यानी हम लोग एक बार फिर से पॉजिटिव वर्ड्स को देखते हैं। ये पॉजिटिव वर्ड्स एक जड़ी बूटी की तरह काम करेगा। एग्जाम में आपको अगर ये याद रख लेते हैं, वैसे तो परिभाषाओं को या किसी भी चीज को रटने पे बल नहीं देता है, सीटेट हमेशा मना करता है, रोकता है कि किसी भी चीज को आपको याद नहीं करना है। लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इन वर्डों को सिर्फ दिमाग में रखें, माइंड में रखें। एग्जाम में आपको 90 मार्क्स लाने में कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि 90 मार्क्स का जब पेडागोजी आता है, ये उसमें टेबलेट के कैप्सूल की तरह आपका काम करेगा। तो याद रखेंगे, अवसर पॉजिटिव होता है, वास्तविक जीवन से जोड़ना पॉजिटिव होता है, दैनिक जीवन से जोड़ना पॉजिटिव होता है, संवेग इमोशन पॉजिटिव होता है, करके सीखना पॉजिटिव है, हस्तपरक अनुभव पॉजिटिव है, चर्चा पॉजिटिव है, सक्रिय पॉजिटिव है, खोजना पॉजिटिव है, बहुभाषिकता पॉजिटिव है, लोकतांत्रिक पॉजिटिव है, प्रोत्साहित पॉजिटिव है, अनुकूल माहौल पॉजिटिव है, बाल केंद्रित पॉजिटिव है। पॉजिटिव वर्ड्स को जब हम लोग याद रख लिए तो दिक्कत अब नहीं आएगी, यानी अब निगेटिव में चलते हैं। पॉजिटिव वर्ड समझ में आया? एक बार कमेंट कर दे हाँ या ना, हाँ या ना, एक बार कमेंट कर दें हाँ या ना। पॉजिटिव वर्ड समझ में आया? हाँ या ना, यस और नो। अब आते निगेटिव में। निगेटिव का मतलब ही होता है हम लोग का नहीं। निगेटिव का मतलब क्या होता है? नहीं, नहीं कर सकते जिसको हम लोग उसको निगेटिव बोलेंगे। तो आप जब टीचर बन के जाते हैं तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जब स्कूल में प्रवेश करते हैं तो बच्चे को क्लास में कभी भी खाली स्लेट नहीं बोलना चाहिए। खाली स्लेट का मतलब हुआ ब्लैंक पेपर। ब्लैंक पेपर का मतलब हुआ कि आप बच्चे को बिल्कुल ये नहीं बोल सकते अपनी भाषा में कि यार तुम बहुत भद्दा हो, तुमसे कुछ भी नहीं होगा, तुम बिल्कुल भी ये नहीं करते हो। इस तरह की वर्ड को, इस तरह के वर्ड हम लोग को इस्तेमाल नहीं करना है। खाली स्लेट कोई भी नहीं होता है। यानी एक कहावत भी है कि कोई भी इंसान माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, दुनिया में ही आके सीखता है। धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता है, सब कोई सीख सकता है। तो याद रखेंगे, बच्चों को कभी भी खाली स्लेट हमको नहीं बोलना है। याद रहेगा, खाली स्लेट जो ही जिस ऑप्शन में दिखे आपको निगेटिव मानना है। हतोत्साहित का मतलब होता है कि अरे यार तुमसे होगा ही नहीं, तुमसे होगा ही नहीं, तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। इस तरह की वर्ड को हमको नहीं बोलना है। होगा धीरे धीरे उसको तो बताना है कि इस चीज को ऐसे नहीं करते बेटा, ऐसे करते हैं, इस चीज को ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं। तो वो क्या होगा कि धीरे धीरे वो सीख जाएगा। उसको उसकी इमोशंस की कदर करनी है। ऐसा नहीं है कि उसको डांट के धमका के डरा देना है कि अब कुछ तुमसे नहीं होगा। तो खाली स्लेट नहीं करना है, हतोत्साहित भी नहीं करना है। उसके बाद याद, यानी रटना और याद करना, ये बहुत ही इंपोर्टेंट वर्ड है। किसी भी बच्चे को हम लोग को ये नहीं कहना है कि तुमको याद करके आना है। जैसे कुछ लिखा दिए बोर्ड पे, आज परिभाषा लिखा दिया कि समास किसको कहते हैं, उपसर्ग किसको कहते हैं, प्रत्यय किसको कहते हैं, और या गणित किसको कहते हैं, त्रिभुज किसको कहते हैं। यानी इस तरह की किसी भी चीज की परिभाषा को हम लोग बोर्ड पे लिखा दिए और बच्चे को बोल दिए लिख लो, उतार लो और याद करके आ जाना है। तो ये आपका टीचिंग मेथड नहीं हुआ। यानी आज मॉडर्न युग में जब इस प्रकार का टीचिंग करते तो आप फेलियर टीचर है। आप एक अच्छे टीचर हो नहीं सकते, क्योंकि बच्चों को याद नहीं कराना, बच्चों को समझाना है। जिसकी समझ जितनी बढ़ेगी वो आगे उतना जाएगा। तो रटना नहीं है, याद भी नहीं करवाना है बच्चे को। अब आते हैं दंड, सजा, भय। दंड, सजा और भय, यानी किसी भी बच्चे को हर बात पर कभी भी आपको उसको दंड मत दीजिए। दंड देने से होता क्या है, ये कहा भी गया है कि जिस बच्चे को ज्यादा जितना पीटिएगा डांटिएगा वो उतना ज्यादा खराब हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि सोच लेता है कि आज अगर क्लास में ये चीज नहीं किए तो हर दिन तो मार खाते ही, आज भी खा ही लेंगे, क्या दिक्कत है। तो पहले से उसके माइंड में सेट हो जाता है कि हैबिट बन जाता है। तो इसलिए आपको दंड नहीं देना है, उस पर सजा मुकम्मल नहीं करना है, उसको भय भी नहीं दिलाना है। भय दिलाएंगे कि आज अगर तुम ये चीज कंप्लीट नहीं किए तो तुमको क्लास में ऐसा सजा दिया जाएगा, ऐसा दंड दिया जाएगा। तो होगा क्या कि वो स्कूल छोड़ देगा, वो क्लास छोड़ देगा, स्कूल नहीं आएगा। तो जब स्कूल ही नहीं आएगा तो बच्चा सीखेगा कहां से। तो हम लोग को याद रखना है कि कभी भी दंड, सजा, भय बिल्कुल भी नहीं देना। बच्चे को ये निगेटिव हो जाता है, मेरा क्या हो जाता है,
निगेटिव होता है, दंड, सजा और भय, ये बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब आते हैं निष्क्रिय। जैसे एक्टिव का पैसिव होता है, एक्टिव का ऑपोजिट हम लोग का क्या होता है, पैसिव होता है। तो एक्टिव तो सही है, लेकिन पैसिव हम लोग का क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बच्चे को निष्क्रिय का मतलब होता है बच्चा जब किसी कार्य में, किसी परिचर्चा में, किसी चर्चा में भाग नहीं लेता है, जब बच्चा किसी कार्य में भाग नहीं लेता है तो वो क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। और निष्क्रिय जब होगा तो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। उसको तो भुगतना ही है, साथ में उसके स्कूल टीचर को भी भुगतना होगा कि फला सर के पास पढ़ा लेकिन बच्चा कुछ भी नहीं सीखा। इससे क्या होगी कि हमारे स्कूल्स की बदनामी होगी और आगे बच्चा जा नहीं सकता, अच्छा कर नहीं सकता। इसलिए हम लोगों को निष्क्रिय जहां भी नजर आए तो वो मेरा निगेटिव होगा, गलत होगा, उसको हम लोग को निगेटिव में ही रखना है। अब तुलना आते हैं, तुलना को बिल्कुल समझते हैं। तुलना होता क्या है, तुलना होता है कि कंपेयर। क्या होता है, कंपेयर, यानी दो चीज को जब हम लोग तुलना करते हैं तो ये गलत होगा। जैसे दो स्टूडेंट्स है, अगर मोहन और सोहन, तो हम लोग अगर कहेंगे यार मोहन तुमसे तेज है, सोहन तुम गद्दा हो, तो इस तरह की तुलना हम लोग जब करते हैं तो ये सीटेट और टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड सारी जगह में उसको क्या मानते हैं, गलत मानते हैं कि किसी भी चीज का आप तुलना नहीं कर सकते हैं भाई। तुलना जब करते हैं तो आप उसको क्या हो जाता है, वो हतोत्साहित हो जाता है, वो हौसला उसका बैठ जाता है, उसका पस्त हो जाता है कि यार वो तेज है, मैं गद्दा हूं इसलिए मुझसे नहीं हो पाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कछुए और खरगोश की कहानी आप सुने ही होंगे कि जरूरी नहीं है कि आपको तेज चलना है, धीरे चलने वाले अक्सर जीता करते हैं। तो याद रखेंगे तुलना बिल्कुल नहीं करना है। अगर कोई कम तेज है, वो अगर कंटिन्यू मेहनत करता है, लगातार मेहनत करता है, तो वो तेज लोगों से आगे निकलता है। आप रियल लाइफ एग्जाम्पल भी बहुत सारा देखते होंगे अपने आसपास में, तो आप उसको रिलेट कीजिएगा। तो तुलना बिल्कुल भी नहीं करना है। अब रूढ़िवाद और अलगाव, यानी रूढ़िवाद का मतलब हुआ और अलगाव का मतलब, यानी अलगाव का मतलब हुआ कि किसी भी चीज को अलग करना। रूढ़िवाद भावना जिसको बोलते हैं कि लड़का अलग होता है, लड़की अलग होती है, लड़का मैथ में तेज होता है, लड़की मैथ में तेज नहीं होती है। उसके बाद बोल सकते हैं कि बायो में लड़कियां तेज होती है, लड़का तेज नहीं होता है, लड़का अच्छा नहीं कर सकता है। इस तरह की बात हम लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है। अलगाव जब भी डालते हैं, किसी भी चीज में फूट डालते हैं, तो मेरा वो गलत होता है। रूढ़िवाद भावना बिल्कुल बच्चों में नहीं डालना है कि लड़की हो तुमको बायो ही चूज करना है, तुम मैथ नहीं कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लड़का लड़की सेम होता है, कोई जरूरी नहीं है कि लड़की ये कर सकती है, लड़का वो कर सकता है। तो हम लोग याद रखेंगे अलगाव रूढ़िवाद हमारा गलत होता है, यानी निगेटिव होता है। अब आते हैं पुस्तक केंद्रित और बाल केंद्रित, या शिक्षक, सॉरी, पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित। जब पॉजिटिव वर्ड्स को हम लोग देख रहे थे तो पॉजिटिव वर्ड्स में क्या था, हम लोग का रियल लाइफ एग्जांपल ज्यादा था। रियल लाइफ एग्जांपल का मतलब होता है कि वास्तविक जीवन से हम लोग किसी भी चीज को जब रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं, तो होता क्या था कि वो बच्चा आसानी से सीख रहा था, बच्चे में मजा आ रहा था, बच्चे में इंटरेस्ट बना हुआ रहता था कि बच्चों को परेशानी नहीं हो रही थी, समझने में दिक्कत नहीं आ रही थी। अगर जब सिर्फ और सिर्फ पुस्तक की भाषा को इस्तेमाल करते हैं, पुस्तक को ही पढ़ते हैं, तो होता क्या है कि पुस्तक में थोड़ा हार्ड लिखा रहता है, उसको समझने में दिक्कत होती है। लेकिन वही जब हम लोग रियल लाइफ में चले जाते हैं, रियल लाइफ से जोड़ देते हैं, किसी भी बच्चे को समझाने के लिए, कुछ बहुभाषिकता को ही समझाने के लिए, आप अगर 5 स्टेट के बच्चे हैं, 5 राज्य के बच्चे हैं, तो पांचों को अगर हम लोग खड़ा करके बुलवाया कि तुम बोलो भाई तुम्हारे स्टेट में कैसी भाषा चलती है, तुम अपनी भाषा में फनी चीज के बारे में बताओ, तुम बताओ अपने स्टेट की 5 कोई हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में बताओ। तो इस तरह की अगर बात करते तो सब क्या होता है, सब सीखता है। अलग अलग हमारे देश में अलग अलग भाषा बोलती है, तो बिल्कुल फ्री रहता है। तो पुस्तक के हिसाब से जब चलते हैं तो वो मेरा क्या होता है, गलत हो जाता है। याद रखेंगे पुस्तक केंद्रित होना नहीं चाहिए और शिक्षक केंद्रित तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। शिक्षक केंद्रित का मतलब वो शिक्षक जैसा चाहेगा वैसा करेगा, ये बिल्कुल गलत होगा। क्या होगा भाई, शिक्षक जैसा चाहे वैसा अगर स्टूडेंट पे धोपे, उस पर थोपे, तो क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि आप टीचर हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ टीचर बनने का मतलब ये नहीं हुआ कि बच्चों को आप जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते, बिल्कुल नहीं। आपको बच्चे के अनुसार, बच्चे की इच्छा के अनुसार ही चलना है। क्यों, क्योंकि हमको टीचर एक ऐसा जॉब है, टीचर एक ऐसा जॉब है जो करोड़ों लोगों को, अगर वो खुद टीचर है लेकिन वो टीचर बन के दूसरे को आईएएस बना देता है, बीपीएससी यूपीएससी निकलवा देता है, तो यानी हुआ क्या कि आपको अपने भलाई के बारे में नहीं सोचना है, आपको हमेशा निस्वार्थ होकर काम करना है। यानी आपको बच्चों की भलाई के बारे में ही सोचना है कि अगर हम उसको कैसे अच्छा से अच्छा करा सकते हैं। तो आप
टीचिंग एग्जाम जितना होता है, मेरा ये मानना है कि आप उसमें आसानी से निकाल सकते हैं। जब टीचर बन के सोचते हैं, किसी भी चीज को अपनी भलाई को नहीं देखते हुए बच्चों के हित में सोचते हैं, तो हो क्या जाता है मेरा, कि वो एग्जाम आसानी से निकलता है और बच्चों को आसानी से सीखने को भी मिलता है। तो याद रखेंगे, शिक्षक केंद्रित होना नहीं चाहिए, पुस्तक केंद्रित होना नहीं चाहिए। अब ये वर्ड जब आपको किसी भी ऑप्शन में नजर आए, केवल, मात्र, सिर्फ और ही, यानी ये वर्ड आपको किसी भी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या। केवल, मात्र, सिर्फ, ही का मैं बता दूं आपको। केवल, मात्र, सिर्फ, ही जब आप बोल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। क्या होता है, फिक्स हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज को जब फिक्स कर देते हैं तो होता क्या है कि वो ज्यादा चीज को सही रूप से खोज नहीं सकता है, देख नहीं सकता है। अब जब बोल देंगे बच्चे को कि आप इस बाउंड्री से उस पार नहीं जा सकते हैं, तो होगा क्या कि उस बाउंड्री के उस पार जो कुछ भी हो रहा होता है वो तो उसको देख नहीं सकता है, उसके बारे में जान नहीं सकता है। तो उसका डेवलप होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। जब उसका डेवलप ही नहीं होगा तो हम लोगों का मेन मकसद होता है स्टूडेंट्स को डेवलप कराना, बच्चों को ग्रोथ कराना, बच्चों के माइंड को बिल्कुल क्रिएटिव बनाना, लॉजिकल चीज को लॉजिकल रूप से सोचना। तो यानी अब जब हम लोग किसी चीज को फिक्स कर देंगे तो वो सही होगा क्या, गलत होगा। तो केवल, मात्र, सिर्फ, ही किसी भी ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, डायरेक्ट काट देंगे उसको निगेटिव। अब निगेटिव कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसमें एक ऑप्शन में इसमें अगर आए 4 ऑप्शन, 4 में 3 में मेरा पॉजिटिव वर्ड्स रहे और एक में मेरा क्या आ गया, निगेटिव रहे। जैसे बच्चे को केवल पुस्तक पढ़ने पर ही केंद्रित करना चाहिए या पुस्तक पढ़ने पर ही ध्यान देना चाहिए। तो केवल वर्ड आ गया, पुस्तक आ गया, तो मेरा क्या हो गया, वो निगेटिव हो गया। अब मैं बता चुका आपको कि परिभाषाओं को याद करने पे कभी भी फोकस नहीं करना है। परिभाषाओं को याद करने में कभी भी फोकस नहीं करेंगे। क्यों भाई, क्योंकि जब किसी भी चीज के डिफिनेशन को आप याद कर लेते हैं तो होता क्या है कि वो सही रूप से उसको नहीं सोच पाएगा। क्योंकि याद करना क्या है कि आज याद किया हो सके कि कल भूल जाए। लोग इंसान को भूल जाते हैं, तो सिलेबस और परिभाषा या डिफिनेशन क्या चीज होती है, यानी इंसान को ही आदमी भूल जाता है, तो परिभाषा तो आदमी भूल ही सकता है। तो इसलिए किसी भी चीज को जब आप रियल लाइफ से जोड़ के बताते हैं तो लाइफ टाइम याद रहता है और उसको वो आसानी से लिख सकता है। आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद वो कभी भी अगर वो बच्चा आपका वो खुद चल के टीचर बनेगा तो वो इस चीज को आसानी से याद रहेगा। हम लोगों ने जब बचपन में पढ़ा था कि किसी भी परिभाषा को जब समझे थे तो आज भी हम लोगों को याद है, उसके बारे में आसानी से लिख सकते हैं। अगर शायद होता कि याद कर लेते, रट लेते, तो होता कि आज भूल भी सकते थे। लेकिन हम लोगों ने जब समझ के दिमाग में बैठाया, उसको क्या होगा कि लाइफ टाइम याद रहेगा। तो रियल लाइफ से हमेशा हमको जोड़ना है, याद करने पे बल नहीं देना है। पुरस्कार देना आपको लग रहा होगा कि सही बात है, लग ही रहा होगा। पुरस्कार देना सही बात लग रहा है, लेकिन मेरे अनुसार और सीटेट के अनुसार गलत है। क्यों, क्योंकि आप जब किसी भी स्टूडेंट को पुरस्कार देते हैं हर छोटी बड़ी बात पे, तो होता क्या है कि उसको आदत बन जाता है कि यार मैं तो बार बार जीत ही रहा हूं। तो उसमें एटीट्यूड आ जाता है, उसमें क्या आ जाता है, घमंड आ जाता है कि यार मैं इस टीम का विनर हूं, इस टीम का, इस क्लास का हमेशा टॉप रैंक में आने वाला। तो एक टाइम के बाद होता क्या है कि वो धीरे धीरे उस पढ़ाई में ध्यान कम लगाने लगता है और वो नीचे चला जाता है। इसलिए हम लोग को पुरस्कार पे कभी भी फोकस नहीं करना है, पुरस्कार नहीं देना है, सबको इक्वल रखना। और दूसरी बात हो जाती है ये कि किसी एक को जब पुरस्कार मिलता है तो उसका निगेटिव प्रभाव पॉजिटिव होता है, लेकिन निगेटिव ज्यादा पड़ जाता है कि वो तो जीत ही रहा है यार, हम लोग से नहीं होगा, वो टॉप कर रहा है। पीछे वाला क्या है, हौसला पस्त हो जाता है। इसलिए पुरस्कार पे हम लोग को बल नहीं देना है। नियंत्रित का मतलब होता है किसी भी बॉन्ड बना देना, उसको बाउंडेशन में डाल देना कि ना तुमको ये चीज नहीं करना, वो चीज नहीं करना, इस तरह की बात हम लोग को करना नहीं है। अपेक्षा करना तो सही बात है, उम्मीद करना तो सही बात है, लेकिन उपेक्षा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अपेक्षा करना अच्छी बात है, लेकिन उपेक्षा जस्ट ऑपोजिट, विलोम हो जाता है, इसलिए मेरा गलत हो जाता है। तो याद रखेंगे, निगेटिव वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड सीटेट के लिए कैप्सूल का काम करता है। और 90 मार्क्स का जो पेडागोजी आता है, पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों में ही आपका बहुत ही काम करेगा। और मेरा एक मानना है कि जब इस शब्द को, इन सारे वर्डों को आप जब याद रख लेते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव मिक्स नहीं कर देना है, पॉजिटिव को अलग आपको माइंड में सेट करना है और निगेटिव को अलग से सेट करना है। तो आप जब इस चीज को सेट कर लेते हैं तो होता क्या है कि आप क्वेश्चंस को नहीं भी पढ़ते हैं तो आप जब ऑप्शन में जाते हैं देख के आप बता सकते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन मेरा
सही होगा और कौन सा गलत होगा, याद रहेगा बिल्कुल भी। कोई दिक्कत, अगर आपको किसी भी तरह की सीटेट से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। और एक लास्ट याद रखेंगे कि पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आपको याद रखना है कि लगभग 90 मार्क्स का क्या आता है, हमको पेडागोजी आता है। अब पेडागोजी का मतलब होता है शिक्षण, बाल विकास एवं शिक्षण के बारे में ही पढ़ते हैं अक्सर, इसलिए क्योंकि वो टीचिंग से एग्जाम है तो टीचिंग वाला। और 60 क्वेश्चन जो आएगा आपका बुक से आएगा, कंटेंट से आएगा। 1 to 5 की अगर एग्जाम देते हैं तो 1 to 5 से बुक से आएगा, मैथ आएगा, आपको ईवीएस आएगा, हिंदी आएगा, इंग्लिश जो चूज करते हैं आप उस तरह से आएगा। तो इस प्रकार से मुझे नहीं लगता है कि किसी को दिक्कत होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं पॉजिटिव में, हम लोगों को बच्चों को जितना मौका देंगे, अवसर देंगे, अच्छा होगा। वास्तविक जीवन से जितना जुड़ेंगे अच्छा होगा, दैनिक जीवन से जितना जुड़ेंगे अच्छा होगा। संवेग, उसके इमोशन की कदर अगर करते हैं तो मेरे लिए अच्छा है, स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है। करके उसको खुद से सीखने पर हमको बल देना है, उसको उसका खुद का एक्सपीरियंस होना बहुत अच्छी बात है, यानी हस्तप्रक अनुभव होना बहुत अच्छी बात है। परिचर्चा या चर्चा में उसको भाग दिलवाना अच्छी बात है, एक्टिव होना अच्छी बात है, सक्रिय होना अच्छी बात है, खोजने देना यानी खोजने का मौका देना उसको अच्छी बात है। बहुभाषिकता होना कोई बुरी बात नहीं है, यानी बच्चा अलग अलग भाषा बोलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा अलग अलग भाषा बोलता है, उसको इसमें आपको ये नहीं करना है कि तुम कैसी बातें करते हो, बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि बहुभाषिकता हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग एरिया में भाषा अलग अलग बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग सब है क्या, हिंदुस्तानी है। तो इसी तरह याद रखना, बहुभाषिकता को हम लोग को महत्व देना, लोकतांत्रिक माहौल में बच्चों को रखना है, प्रोत्साहित हम लोग को करना है, अनुकूल माहौल उसको देना है, बाल केंद्रित हमेशा रखना है। बच्चों को कभी भी निगेटिव वर्ड में याद रखेंगे, खाली स्लेट, ब्लैंक पेपर, बकलोल, इस तरह का वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। हतोत्साहित बिल्कुल भी नहीं करना, रटने पे हम लोग को, याद करने पे बल नहीं देना, डर सजा भय बिल्कुल भी नहीं करना है, निष्क्रिय बिल्कुल भी नहीं बोलना है, तुलना बिल्कुल भी नहीं करना है, रूढ़िवाद अलगाव बिल्कुल भी आपको नहीं करना। पुस्तक केंद्र, शिक्षक केंद्र होना ही नहीं चाहिए। केवल मार्क्स सिर्फ ही आप बिल्कुल फिक्स कर सकते ही नहीं। आप जब किसी चीज को फिक्स कर देते हैं तो होता क्या है कि बच्चा लॉजिक रूप से सोच नहीं सकता है, लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर सकता है। परिभाषाओं को याद जब करा देते हैं तो वो फिक्स होता है, कुछ टाइम के बाद भूल जाता है। मैंने जैसे आपको बताया कि इंसान को ही भूल जाते हैं लोग, तो परिभाषा या डिफिनेशन या सिलेबस क्या चीज है, तो आपको किसी भी चीज को भूलने नहीं देना है। बच्चों को हमेशा सोचना, पुरस्कार छोटी छोटी बातों पर देने से वो ठीक होता नहीं है, नियंत्रित कर नहीं सकते। जब नियंत्रित कर देते हैं तो वो डरा हुआ सा रहता है, डरा हुआ सा रहने के कारण वो किसी भी चीज को पूछने नहीं पाया, तो इसका मतलब उसके दिमाग में डाउट बना रहा। जब डाउट रह जाएगा तो वो क्या होगा कि आगे चल के वो जहर बन जाएगा। उपेक्षा आप किसी चीज का कर नहीं सकते हैं। तो आप इस क्लास को देखने के बाद मैं समझूंगा, और एक आपको एक ट्रिक में बता दूं लास्ट में, एक क्लास देखने के बाद आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन बैंक उठाना है, एक सेट को पकड़ना है, लगना चाहिए आपके एग्जाम में बैठे हैं। ठीक, आप एग्जाम में जिस प्रकार से बैठते हैं उस प्रकार से आप कॉपी पे नंबरिंग करेंगे, 1-2 से लेकर के 150 तक, यानी 1 से लेकर 150 तक आप नंबरिंग करेंगे। उसके बाद आप बनाते जाएंगे कि एक का आंसर क्या होगा, बी का, यानी आपको PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही बनाना है, आपको दूसरा सेट नहीं मारना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाएंगे जब, तब मुझे याद करेंगे कि वाह क्या ट्रिक बताए थे सरफराज सर। जिसके बाद मुझे ये सेट जब बना के उठे और जब मैं खुद से चेक किया, खुद से जांच किया, तो मुझे पता चला कि 120 नंबर आ गया। कैसे आया? क्योंकि ये जब ट्रिक हम लोग सीख गए तो यूं उड़ेगा कि पेपर जैसे हवा में धूल उड़ता है वैसे पेपर उड़ेगा, सीटेट का उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। आप एक बार खुद से ट्राई कर लीजिएगा। PYQ क्या बनाना है भाई साहब, आपको PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको बनाना है। आप जब उसको बना लेंगे तब फिर मुझे कमेंट करेंगे कि ये क्लास देखने के बाद सर मेरा इतना मार्क्स आ गया या इतना मार्क्स। मैं गारंटी देता हूं कि 100 से नीचे आपका नहीं आ सकता है। 100 से अगर नीचे आएगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।